अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रियल एनालिसिस में हम बात कर रहे थे लिमिट की, और लिमिट में मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लस्टर पॉइंट डिफाइन करते हैं। और हमने कहा था जी कि क्लस्टर पॉइंट जो है वो एक सबसीक्वेंशियल लिमिट है, लेकिन हर सबसीक्वेंशियल लिमिट जो है वो क्लस्टर पॉइंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जी आप बता सकते हैं कि कब जो है सबसीक्वेंशियल लिमिट जो है वो क्लस्टर पॉइंट होगी। तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम ये है कि ये जो नंबर सी है उसको हम क्लस्टर पॉइंट कहेंगे। रियल नंबर सी is the cluster point of A, which is of course subset of R. ठीक है। If and only if there exists a sequence AN in A, if and only if there exists sequence AN in A, right, such that limit n tends to infinity, an is equal to c, where an is not equal to c for all n belong to n. ओके जी, मैं दोबारा ये थ्योरम है, वेरी पॉपुलर थ्योरम, मैं आपको याद करवाता हूँ कि जी हमने कहा था जी क्लस्टर पॉइंट क्या है। क्लस्टर पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट है जिसके अराउंड बाकी पॉइंट्स जो है वो क्लस्टरिंग अराउंड दैट पॉइंट हो। तो इसका मतलब है कि एक सीक्वेंस आ रही है और उसके अंदर इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, उस जो उसको कन्वर्ज कर रहे हैं, तभी तो आप उसके ऊपर छोटा सा बॉल भी लगाते हैं। तो वो उसके अंदर ए के साथ इस सी को के अलावा ए के साथ इन्फिनिट पॉइंट्स का इंटरसेक्शन है। ठीक है, आप पिछला लेक्चर देखिए, इस लेक्चर को समझने से पहले पिछला लेक्चर ज़रा देखिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी हो जाए। ओके, तो इसका मतलब इन्फिनिट इंटरसेक्शन होता है। और हमने ये भी आपको बताया था कि हर क्लस्टर पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट भी है, और क्लस्टर पॉइंट जो है बेसिकली वो सबसीक्वेंशियल लिमिट है। लेकिन हमने ये भी कहा था जी कि हर सबसीक्वेंशियल लिमिट जो है वो क्लस्टर पॉइंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन नेचुरल क्वेश्चन है कि भाई कब जो आपकी सबसीक्वेंशियल लिमिट जो है वो क्लस्टर पॉइंट होगी। तो उसके लिए थ्योरम है कि रियल नंबर सी इज अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सबसेट ऑफ आर। ऑफ कोर्स चूँकि आप फंक्शन जो है एफ फ्रॉम ए टू आर की बात करेंगे जब आपने लिमिट डिफाइन की थी, तो इफ एंड ओनली इफ, ठीक है जी, जब इफ एंड ओनली इफ आ जाता है, राइट, जब इफ एंड ओनली इफ आ जाता है, मैथमेटिक्स में ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं करेक्टराइजेशन। ठीक है, आप करेक्टराइज कर देते हैं, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ चार तरह से है। यानी कि इससे पहले जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है तो बाद वाली ट्रू है, बाद वाली ट्रू है तो पहले वाली ट्रू है, पहले वाली फेल है तो बाद वाली फेल हो जाएगी, और अगर बाद वाली सेटिस्फाइड नहीं है तो पहले वाली भी नहीं हो सकती। यानी कि चारों, वन इम्प्लाइज टू एंड टू इम्प्लाइज वन, दोनों से बाई कंडीशनल है। ये क्या है, बाई कंडीशनल है। तो इफ एंड ओनली इफ चूंकि लग गया है तो अभी हमने इसको करेक्टराइज कर दिया है
कि वो कौन से क्लस्टर पॉइंट हैं, वो कौन सी सब सीक्वेंशियल लिमिट है, वो जो लाजमी क्लस्टर पॉइंट है वो ये वाली होंगी। लिमिट सी आए लेकिन ए एन इज नॉट इक्वल टू सी आए। लास्ट टाइम हमने कहा था कि ये क्लस्टर पॉइंट नहीं है, उसमें हमने देखा था कि वो वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही थी, यानी कि अगर आप गौर करते तो वो कांस्टेंट सीक्वेंस बन रहा था। तो ये कहता है एक तो लिमिट जो है वो सी हो, और दूसरा फिर ए एन इज नॉट इक्वल टू सी हो फॉर ऑल एन। जैसे आप देखिए, आपके पास बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि 1/n टेंस टू 0 व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी। लेकिन n की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो आंसर आपको 0 दे दे। अब यहाँ पे 1/n इज नॉट इक्वल 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू n। आप कोई भी यहाँ नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 बाय दैट नेचुरल नंबर इज अ स्मॉल नंबर। जितना भी स्मॉल है, एक नंबर तो आएगा ना जी, तो वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। लेकिन ये सीक्वेंस जो है ए एन, जो सीक्वेंस है, जो 1/n की सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही है। नाउ यू गॉट दिस थ्योरम कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सीक्वेंस हो जो C को कन्वर्ज कर रही हो और n नॉट इक्वल टू C हो फॉर ऑल n बिलोंग टू n, तो अब ये भी सब सीक्वेंशियल लिमिट है, ये भी लिमिट है। तो फिर इस सूरत में ये जो C है वो क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा। या कन्वर्सली आप ये कहें कि अगर आप C को क्लस्टर पॉइंट कहते हैं किसी सेट A का, तो फिर A के अंदर लाजमी एक ऐसी सीक्वेंस होगी an where an is not equal to C for all n belong to n, and the limit of an must be C। ये दो बातें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर C जो है वो क्लस्टर पॉइंट है, C जो है किसी सेट का, वंस अगेन अगर ये जो C जो है, अब ये और बात है कि C यहाँ भी हो सकता है, C यहाँ भी हो सकता है, C इनसाइड भी हो सकता है, C आउट भी हो सकता है। ये हमने नहीं कहा कि C जो है यहाँ भी हो सकता है, राइट। बाउंड्री पॉइंट हो सकता है, C इनसाइड भी हो सकता है सेट के, C आउटसाइड भी हो सकता है। ये बात जो है वो अंडर डिस्कशन नहीं है कि C A का मेंबर है या A का मेंबर नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर C क्लस्टर पॉइंट है तो फिर A के अंदर एक सीक्वेंस होनी चाहिए इस तरह से कि उसकी लिमिट C हो और साथ an इज नॉट इक्वल टू C हो। तो ऑफ कोर्स ये C ये है, तो अब सीक्वेंस आपकी यहाँ से चलेगी, ये चल रही है, ठीक है, ये इस तरह से। पॉइंट्स आर क्लस्टरिंग अराउंड, पॉइंट्स आर क्लस्टरिंग अराउंड। तो यहाँ आप छोटा से छोटा बॉल भी ड्रॉ करेंगे तो दिस बॉल इज गेटिंग इन्फिनिट पॉइंट्स अदर देन C, राइट। तो ये है जी क्लस्टर पॉइंट। हमने कहा था कि हर क्लस्टर पॉइंट जो है वो एक सब सीक्वेंशियल लिमिट है, लेकिन हर सब सीक्वेंशियल लिमिट जो है वो क्लस्टर पॉइंट नहीं है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम वी गॉट द पॉइंट कि कब हम कहेंगे कि ये सब सीक्वेंशियल लिमिट जो है वो क्लस्टर पॉइंट है, अगर सेट के अंदर एक सीक्वेंस हो जो कि C को कन्वर्ज कर रही हो और an इज नॉट इक्वल टू C हो फॉर ऑल n बिलोंग टू n। इसका मतलब वो जो कांस्टेंट सीक्वेंस जो था जो C को कन्वर्ज कर रहा था, लास्ट लेक्चर में हमने दिखाया था, तो वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता। दैट्स वाई वो 0 और 2 दो पॉइंट्स बने थे सेट के अंदर, तो उसके अंदर एक सीक्वेंस जो थी बार बार 0 जनरेट कर रही थी और वो 0 को कन्वर्ज कर रही थी। तो सीक्वेंस तो थी लेकिन वो कांस्टेंट सीक्वेंस थी, इस सीक्वेंस के अगेंस्ट थी। इसका मतलब जब आप क्लस्टर पॉइंट कहते हैं तो फिर इंटरसेक्शन में C के अलावा इन्फिनिट पॉइंट्स आते हैं जो कि नॉट इक्वल टू C है, इसलिए वो कहते हैं C को निकाल भी दें, -C भी कर दें, तो यू आर गेटिंग इन्फिनिट पॉइंट्स। वो इसी वजह से कि वो इन्फिनिट पॉइंट अदर देन C है, इन्फिनिट पॉइंट अदर देन C है। लेकिन अगर आपका वो पॉइंट ही C है, वही रिपीट होता जा रहा है, तो फिर C के अलावा तो और तो कुछ नहीं ले रहा। तो चंद एक बातें जो हैं वो हम कॉमन सेंस से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे पास हर सब सीक्वेंशियल लिमिट जो है वो क्लस्टर पॉइंट नहीं है। और कौन सी सब सीक्वेंशियल लिमिट क्लस्टर पॉइंट है? जो इस तरह से हो कि C जो है
किसी सीक्वेंस की लिमिट है और ए एन इज नॉट इक्वल सी फॉर ऑल एन, और सारी की सारी सीक्वेंस है वो ए एन इन ए। अब सारी सीक्वेंस ए एन इन ए है। नाउ रीड अगेन, a real number C belong to R is a cluster point of A, which is of course subset of R. If and only if there exists a sequence AN in A के अंदर sequence precisely contained in A, ये बात भी है कि आपकी जो sequence है A के अंदर contained हो, such that आगे sequence A के, हमने अब C के बारे में नहीं कहा C A के अंदर है या A के अंदर नहीं, हमें इससे गर्ज नहीं है, हमारे पास ये बात ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सीक्वेंस ए एन इन ए हो। दिस इज सीक्वेंस ए एन, सीक्वेंस को आप यूं लिख लेना चाहिए ब्रेसेस के अंदर, देयर इज सीक्वेंस ए एन इन ए साइड दैट लिमिट इज ए एन इज इक्वल टू सी व्हेन ए एन इज नॉट इक्वल टू सी फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। प्रूफ जो है वो इसका बहुत सिंपल है, हम कर भी सकते हैं इसका प्रूफ, नो प्रॉब्लम। ओके, इस थ्योरम का अगर आप प्रूफ देखना चाहें प्रूफ, पहले आप सपोज कीजिए कि सी जो है वो क्लस्टर पॉइंट है, ठीक है। रियल नंबर सी इज अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। जब आप इसको क्लस्टर पॉइंट मानेंगे तो फिर क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन है कि ए के अंदर एक सीक्वेंस है, ए के अंदर एक सीक्वेंस है जिसका ए का जो है ए माइनस सी जो है इसका इंटरसेक्शन जो है सी के ऊपर जो भी बॉल बनाएंगे वो इनफिनिट है, राइट। तो चलिए हम कहते हैं let C be a if C is a cluster point of A, then for any then for any n belong to n, there exists V 1 over n of C 1 over n डेल्टा नेबरहुड। 1 over n को आप डेल्टा भी कोई मान सकते हैं या कोई आप एप्सिलॉन मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमने 1 over ले लिया। देयर exists a neighborhood 1 over n neighborhood of C, of course other than C, contains at least one point an in A, one point an in A अदर देन सी। अब हम इन्फिनिट पॉइंट्स की बजाय हम एक पॉइंट को ले आते हैं, जो कि हमारा टारगेट ये है कि हमने ये साबित करना है कि अगर सी क्लस्टर पॉइंट है तो हम ये साबित करेंगे कि लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू सी है एंड ए एन इज नॉट इक्वल टू सी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपने ये व्हाट इज दिस, ये तो डेफिनेशन है कि अगर सी क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए है तो देन फॉर एनी एन बिलोंग टू एन, आप कोई भी नेचुरल नंबर लें, देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ सी, यानी कि एक सी की स्मॉल नेबरहुड जरूर होगी। ये 1 over n का मतलब आप n जितना मर्जी बड़ा कर लें, यानी कि इस नेबरहुड को जितना मर्जी छोटा कर लें। जब 1 over n की बात है, देखें अगर मैं n को 10 रखूं तो ये 0.1 आपका ये 0.1 रेडियस हो जाएगा। ये 1 over n रेडियस है
1/n रेडियस की नेबरहुड सी है, तो अगर आपका n 100 है तो ये 0.01 हो जाएगा। और छोटी यानी कि फॉर, जब आप कहते हैं फॉर एनी n बिलोंग टू n, तो अब आपने एम्फेसाइज कर दिया कि ये मेरी नेबरहुड जितनी मर्जी छोटी हो जाए। ये जब आप 1/n ले रहे हैं फॉर एनी नेचुरल नंबर, यू आर गेटिंग अ नेबरहुड 1/n, यानी कि अगर n जो है बहुत लार्ज हो जाए तो 1/n वेरी वेरी लार्ज, तो 1/n जो है इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी नेबरहुड आ गई। फिर उसके अंदर भी आपके पास एक पॉइंट, एटलीस्ट 1 पॉइंट जरूर होगा an जो है इन a अदर देन c। ये तो हमारी डेफिनेशन है क्लस्टर पॉइंट की। हमने यही कहा था कि क्लस्टर पॉइंट ये है कि अगर c जो है वो a का क्लस्टर पॉइंट है, तो c के अलावा a इंटरसेक्शन जितनी भी छोटी नेबरहुड आप क्यों नहीं बना लेते हैं। वो हम वहाँ बाल की बात कर रहे थे, यहाँ ऑफकोर्स नेबरहुड, जितनी भी छोटी नेबरहुड क्यों नहीं बना लेंगे, उसका a के साथ जो इंटरसेक्शन होगा अदर देन c वो इन्फिनिट होगा। तो उसको एम्फेसाइज करते हुए इन्फिनिट के लिए हमने कहा जी फॉर एनी n बिलोंग टू n यू हैव रेडियस 1/n। 1/n जितना n लार्ज करेगा उतनी स्मॉल होती जाएगी। तो जितना भी स्मॉल c के ऊपर नेबरहुड बनाएंगे, ठीक है, उस नेबरहुड में कम से कम एक पॉइंट जरूर आएगा अदर देन c। दिस मीन्स दैट आपने ये क्या लिखा है, आप ये कहना चाहते हैं this means that an belong to a and an is not equal to c with, अब इसके ऊपर गौर कीजिए, व्हाट इज दिस, ये मैंने आपको बताया था v डेल्टा ऑफ c क्या होता था कि x माइनस सी मॉड जो है लेस देन डेल्टा होता था। इसका मतलब ये है v डेल्टा नेबरहुड ऑफ c का मतलब ये है कि इसके अंदर वो वाले पॉइंट्स आएंगे, इट्स अ सेट, ऐसा सेट है जो इसको कंटेन कर रहा है, यानी कि ये है डेल्टा नेबरहुड x बिलोंग टू r सच दैट x माइनस सी मॉड लेस देन डेल्टा। तो चूंकि 1/n नेबरहुड ऑफ c है, आप रेडियस आपका 1/n है, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे with this with an minus c mod is less than 1/n, right? इसका मतलब क्या होगा, an minus c r an minus c mod less than 1/n when an is not equal to c, when an is not equal to c and n belong to n, right? So what does it mean? This was the theorem, ये हमारी स्टेटमेंट थी कि इसका मतलब है ये क्या कह रहा है, इसका मतलब an की लिमिट c है, 1/n जो है वो आपका कोई एप्सिलॉन हो गया और लिमिट की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो यू आर क्लियर कि आपके पास एक नेचुरल नंबर आएगा कि an माइनस c जो है वो लेस देन 1/n होगा, राइट। तो इससे हमारा जो है पहला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। और अब ये कहना चाह रहे हैं और लिमिट n tends to infinity an is equal to c with an is not equal to c n belong to n. So look at this, this is the definition। in fact अगर c cluster point है तो फिर आपके पास एक if c is a cluster point तो फिर आपके पास एक neighborhood ऐसी जरूर होगी corresponding to n belong to n, you can find neighborhood 1/n neighborhood of c which contains at least one point other than an in a other than c। तो इसको थोड़ा सा देखें तो ये बन जाता है, this means that
ए एन ए को बिलोंग करता है, ए एन इज नॉट इक्वल सी विद दिस, यानी कि ये 1/n नेबरहुड की डेफिनेशन है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसको आप यूँ लिख सकते हैं और यहाँ से ये लिख सकते हैं, ये हमारी जो है एक कंडीशन पूरी होगी। कन्वर्सली आप इसको अगर सपोज कर लें और ये साबित करें कि सी क्लस्टर पॉइंट है, तो वो भी हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे। कन्वर्सली if there exists a sequence an in A such that, this condition की लिमिट उसकी C है और n is not equal to C, therefore all n belong to n। क्योंकि n belong to n है, ये आर्बिट्रेरी है, इसके मतलब for all n belong to n है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब उसकी डेफिनेशन लगाएं। देन अब ये जो है आपकी सीक्वेंस की डेफिनेशन है और यहाँ से आप उधर जा सकते हैं। ये जब किसी सीक्वेंस की लिमिट सी होती थी तो आपको याद है तो हम कहते थे देन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के साइड एट n ग्रेटर देन के, वो वाली डेफिनेशन लगा दें। देन फॉर डेल्टा पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के such that, यानी कि आपने ये सपोज किया कि कन्वर्सली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस an in A such that limit is C and an is not equal to C when n belong to n, तो साथ ही हम सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा सकते हैं such that an minus C mod is less than delta whenever n greater than equal to k, n greater than equal to k। अब याद है हम वो k की जगह बात करें n स्टार ले लेते थे। तो ये अगर ये लिमिट है तो ये हमने सीक्वेंस में, चूंकि सीक्वेंस की लिमिट है तो सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी। आपको ये डेफिनेशन में याद करवाई थी कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट l है देन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के साइड एट an minus l mod is less than epsilon whenever n greater than equal to k। this is what I am using the same definition। चूंकि लिमिट जो है वो c है तो हमने ये लिमिट की डेफिनेशन लगा दी, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको देखें तो ये इसका मतलब an जो है वो डेल्टा नेबरहुड को बिलोंग कर गया। ठीक है, दैट इज an belong to v डेल्टा ऑफ c। ठीक है, an belong to v डेल्टा ऑफ c, therefore, और यहाँ याद रहे ये भी कि an is not equal to c है, where provided an is not equal to c और n belong to n भी है। What does it mean? इसका मतलब है कि जो भी डेल्टा नेबरहुड ऑफ c आती है उसके अंदर अदर देन c जो है इन्फिनिट पॉइंट्स है, यहाँ ये भी है n ग्रेटर देन इक्वल टू k, राइट। इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा नेबरहुड है वो an पॉइंट्स कंटेन कर रही है व्हेन n ग्रेटर देन इक्वल टू k। जब n ग्रेटर देन इक्वल टू k आ जाएगा तो उसके अंदर इन्फिनिट पॉइंट्स आ जाएंगे, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है, दिस शोज दैट ये देखें कि an बिलोंग कर गया, इसका मतलब ये है, ये इसका मतलब ये है कि an बिलोंग टू दिस, या इसका मतलब ये है, एक ही बात है। और an not equal to c you are given, n belong to n you are given, and another condition n greater than equal to k।
इसका मतलब इस के बाद जो भी नंबर्स आएंगे वो इस्तेमाल डेल्टा नेबरहुड में आएंगे, ठीक है। दिस शोज दैट इफ n greater than equal to k, then an belong to v delta of c, that is provided is an is not equal to c, provided with an is not equal to c, that is v delta of c contains v delta of c contains infinite points, contains infinite points an, where n belong to n, ठीक है, an infinite points an, n belong to n, whenever n greater than equal to k। जब भी आप n k से आगे लेते हैं तो ये हमें डेफिनेशन फोर्स कर रही थी कि an जो है इस नेबरहुड को बिलोंग कर देता है, और ये जो है an is not equal to you are given, right? So what you have concluded कि हमारे पास ये जो डेल्टा नेबरहुड ऑफ c है इसके अंदर इन्फिनिट पॉइंट्स आ जाएंगे इस टाइप के an टाइप के, ठीक है, where n belong to n whenever n greater than equal to k, यानी कि k के बाद जितने भी पॉइंट्स सीक्वेंस के आएंगे वो सारे के सारे इस डेल्टा नेबरहुड में आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि c जो है क्लस्टर पॉइंट है, therefore c is the cluster point of A। लेकिन अब हम अपनी डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। हमने बताया था कि हर क्लस्टर पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट है, और हर क्लस्टर पॉइंट जो है वो एक सब सीक्वेंशियल लिमिट है, लेकिन हर सब सीक्वेंशियल लिमिट जब वो क्लस्टर पॉइंट नहीं है तो ये नेचुरल क्वेश्चन था कि कब जो है सब सीक्वेंशियल लिमिट जो है वो क्लस्टर पॉइंट होगी। तो उसके लिए हमने ये कहा है कि ए के अंदर एक सीक्वेंस हो और ए एन इज़ नॉट इक्वल टू सी हो, अगर सी को क्लस्टर पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, या उसकी एल कह लें जो भी उसकी लिमिट है, तो एल इज़ नॉट इक्वल टू ए एन हो फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, ठीक है, लाइक 1/n के सीक्वेंस की एग्जांपल दी। तो तब इस सूरत में ऑफ कोर्स ए के अंदर एक सीक्वेंस होगी जो कि एल को कन्वर्ज करेगी या सी को कन्वर्ज करेगी, अगर आप सी कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हम वाइंड अप करते हैं कि आप किसी भी पॉइंट सी को किसी सेट ए का क्लस्टर पॉइंट कहेंगे अगर ए के अंदर एक सीक्वेंस हो जो अदर देन सी हो और वो सी को कन्वर्ज कर दे, तो तब सी जो है वो क्लस्टर पॉइंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ के साथ। अब ये हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि सी जो है वो ए के अंदर मौजूद है या कि ए के अंदर नहीं है। अगर तो आप कोई इंटरवल लेते हैं, क्लोज इंटरवल ले लेते हैं, तो फिर उसका हर पॉइंट जो है वो जो है उसके अंदर मौजूद है और वो क्लस्टर पॉइंट भी है। लेकिन अगर आप ओपन इंटरवल ले लेते हैं तो अंदर वाले तो सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेट के अंदर मौजूद हैं और क्लस्टर पॉइंट हैं, लेकिन जो एंड वाले पॉइंट्स हैं वो सेट के अंदर मौजूद नहीं है चूँकि ओपन इंटरवल है, लेकिन वो भी क्लस्टर पॉइंट्स हैं, राइट। क्योंकि आप रियल लाइन के ऊपर जब भी आप एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया और ये सेगमेंट है, तो आप ये पॉइंट अगर शामिल नहीं भी है, ऐसे में लिख देता हूं, ऐसे, ठीक है, ये मैं ओपन शो कराया कि ये पॉइंट शामिल नहीं है। तो ये पॉइंट शामिल है या नहीं है, जैसे ही आप यहाँ पे एक बॉल लगाएंगे छोटे रेडियस का, तो ये देखें ये कितने हैं, देयर आर इन्फिनिट पॉइंट्स। क्योंकि हमने आपको वो थ्योरम दिया था, कंडेंसेशन प्रॉपर्टी जो है चैप्टर 1 के अंदर, ये बताई थी कि जनाब बिटवीन टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर एंड बिटवीन टू इरैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर, बिटवीन टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एन इरैशनल नंबर। तो ये सारे के सारे मौजूद हैं।
इसका मतलब है कि जैसे आप एक नंबर को छोड़ेंगे, बेशक वो एंड पॉइंट है, उसके पीछे जब इधर आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो यू आर गेटिंग इन्फिनिट नंबर्स, इनफैक्ट यू आर गेटिंग अ सीक्वेंस। ठीक है, आप एक सीक्वेंस जो है वो आप कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि उसको कन्वर्ज करता है। ये मेरे लिए बहुत आसान है। आप कोई भी नंबर जो है उसके लिए एक सीक्वेंस बना सकते हैं जो उसको कन्वर्ज करे। मसलन 3 है, तो मैं 3 के लिए मैं एक सीक्वेंस ढूंढ सकता हूँ रियल लाइन के ऊपर। आई कैन ऑलवेज फाइंड अ सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू 3, बल्कि एक नहीं, मैं इन्फिनिट सीक्वेंसेस कैलकुलेट कर सकता हूँ जो 3 को कन्वर्ज करे। मतलब हम ये कहते हैं यार ये 3 जो है, आप बताइए कोई सीक्वेंस जो 3 को कन्वर्ज करे, तो लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए आप यही कहते हैं 1/n+3, ये एक सीक्वेंस है जो 3 को कन्वर्ज कर रही है, राइट। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं 2/n/+3, ये और सीक्वेंस है, पहले से डिफरेंट है। और भी चेंज करें 2/n² कर दें, ठीक है। एक और सीक्वेंस 1/n³ + 3 कर देते हैं। तो यू सी देयर आर इन्फिनिट सीक्वेंसेस विच कन्वर्ज टू सी। लेकिन ये उस केस में जब आप लाइन सेगमेंट के ऊपर, रियल लाइन के ऊपर बात कर रहे हैं, राइट। तो हर नंबर जो है, हमने कहा था एवरी नंबर इज द सुप्रीमम ऑफ सम सबसेट ऑफ आर, एवरी नंबर इज द इन्फीमम ऑफ सम सबसेट ऑफ आर। क्योंकि वो सुप्रीमम है, लिहाजा कोई ना कोई सीक्वेंस जो है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ढूंढी जा सकती है जो कि अपने सूप को कन्वर्ज कर जाए, और बाउंडेड अबव है, राइट। इसी तरह से कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस ढूंढिए जो कि पीछे वाले नंबर को कन्वर्ज कर दे, बाउंड बिलो जो है, इस वजह से। तो आप रियल लाइन के ऊपर कोई भी नंबर लिख लें तो उस नंबर के लिए यू कैन फाइंड इन्फिनिट सीक्वेंसेस विच आर कन्वर्जिंग टू दैट नंबर, इसलिए वो क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा। इसलिए अगर वो इंटरवल का पॉइंट है, क्लोज इंटरवल के अंदर पॉइंट है या ओपन इंटरवल के अंदर पॉइंट है, तो वो उसका क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा। बिकॉज हमने तो कहा था एक सीक्वेंस फाइंड कीजिए, तो हम कह रहे हैं कि उस नंबर के लिए आप आप इन्फिनिट सीक्वेंसेस ढूंढ सकते हैं जो कि उसको कन्वर्ज करते हैं। दैट्स वाई हम जब भी ये यूज़ करते हैं, हमारी स्टोरी यूँ होती है, लेट सी बी ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए, साथ ही कहते हैं देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस an in A such that limit of n tends to infinity an is equal to c, where an is not equal to c for all n belong to n। तो ये हमारी सारी की सारी स्टोरी, जो कि हम थोड़े मुश्किल जो थ्योरम्स आते हैं जिसमें आपने क्लोजर की बात करनी है या लिमिट पॉइंट्स को सेट के अंदर लेके जाना है, सेट को क्लोज प्रूव करना है, और ऐसे कई कॉन्सेप्ट है जहाँ पे क्लस्टर पॉइंट जो है उसकी हम बात करते हैं। तो वहाँ पे हमारी टेक्निक यही होती है, आप कहते हैं लेट सी बी अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए, देन बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस an in A with an is not equal to c for all n belong to n such that limit n tends to infinity an is equal to c। तो ये जो है मैंने कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ जो है अब डिस्कस कर लिए। अब इसको प्लीज़ समझिए और देखिए। चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट आइडिया। फिर मैंने एक और लफ्ज़ बोला था, मैंने कहा था ये जो डेल्टा जो है, लिमिट की डेफिनेशन में हमने बात की थी, जो डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है और पॉइंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसके लिए हम देखते हैं, और डेल्टा कैलकुलेट कैसे करना है इस पे भी हम बात करते हैं, ओके। अब आप देखिए इस ग्राफ से, आप देखिए अगर ये वाला पॉइंट है, ऑफ कोर्स हमने जब लिमिट की बात की थी तो हमने कहा था फर्ज करें अब ये पॉइंट इस में नहीं है, क्योंकि अदर देन सी की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका ये यहाँ से यहाँ इतना, लेट्स से ये एप्सिलॉन है और इतना ही आप नीचे आ जाए, और ये क्या है, ये बेसिकली एल की लाइन है, ये एल की लाइन है, दिस इज एल प्लस एप्सिलॉन, दिस इज एल माइनस एप्सिलॉन, राइट। तो यहाँ देखिए आप इस तरह से, दिस इज योर सी, दिस इज सी प्लस डेल्टा, सी माइनस डेल्टा, ये खुद ही जनरेट हो जाए, वेल एंड गुड। तो मिनिमम ले लें, अगर ऐसा नहीं है तो आप खुद से भी एक मिनिमम ले सकते हैं। वो क्या तरीका है, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ आज। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से कटिंग से लेते हैं, ये तो मैं जस्ट आई जस्ट वांट टू एंजॉय दिस डायग्राम, तो मैं वहाँ से ले लेता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है बहुत दूर जाकर कहीं इसको कट करें,
ठीक है। तो फिर क्या तरीका है, फिर वो वर्किंग रूल है, अलजेब्राइक रूल है, जिससे आप इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वो भी आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप डेल्टा जो है वो चूज़ करते हैं। हाँ, अगर इस तरह से आपको रेक्टेंगल बन रही हो तो आप आसानी से बना लेते हैं। और नॉर्मली जो मिनिमम डिस्टेंस है वही हम लेते हैं, जो मिनिमम है सी के ज़्यादा क्लोज है, ताकि ये जो आपकी स्ट्रिप है बहुत बड़ी ना हो जाए, ठीक है। और आप अगर पॉइंट यहाँ देखें, ये वाला पॉइंट कर लें, लेट से मैं ये वाला पॉइंट कर लेता हूँ, लुक। अब यहाँ पे डेल्टा जो है ये वाला मेरा प्रोड्यूस हुआ है, ये डेल्टा प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन अगर मैं पॉइंट चेंज कर दूँ, राइट, ये पॉइंट यहाँ पे ले आया और ये पॉइंट यहाँ पे ले आए और एप्सिलॉन उतना ही आप रखिए, एप्सिलॉन हमने उतना ही रखा है, लुक लाइक दिस, ठीक है, इतना ही है और उतना ही नीचे आ जाए। तो आप देखिए आपकी जो कटिंग है थोड़ी दूर चलेगी, राइट। तो अगर मैं ये सी है, सी प्लस डेल्टा, सी माइनस डेल्टा, अगर मैं इसी अंदाज से डेल्टा सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो ये देखिए ये डेल्टा जो है यहाँ पे चेंज हो गया। इसका तो ये डेल्टा जो है इस पॉइंट को चेंज करने पे भी डिपेंड करता है। जब आप पॉइंट को चेंज करते हैं तो डेल्टा चेंज हो जाता है। लिहाजा ये जो डेल्टा है, ये जो डेल्टा प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ, डेल्टा जो डिफरेंट है फ्रॉम हेयर, राइट। हमने पॉइंट चेंज किया है लेकिन एप्सिलॉन ऑलमोस्ट उतना ही रखा है। ये जितना एप्सिलॉन ये है, ये जितना एप्सिलॉन ये है, ऑलमोस्ट उतना ही एप्सिलॉन ये है। तो मैंने एप्सिलॉन को फिक्स किया है, एप्सिलॉन को फिक्स किया है, लेकिन डेल्टा जो प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट है। इसका मतलब पॉइंट को चेंज करने से डेल्टा में चेंज आती है। सो डेल्टा इज डिपेंडिंग अपॉन पॉइंट। और एप्सिलॉन को चेंज करने से डेल्टा लाजमी चेंज होता है। अगर एप्सिलॉन अब इतना है तो आप एप्सिलॉन को थोड़ा बड़ा कर दें, मतलब यहाँ से यहाँ तक ले जाएं, तो ये देखिए अगर एप्सिलॉन आप इतना कर दें तो आपको अब अल्टीमेटली जो है डेल्टा आपका चेंज हो गया। लुक एट दिस, इट्स अ न्यू डेल्टा। तो इसका मतलब अगर आप एप्सिलॉन को चेंज करते हैं फिर तो डेल्टा आपका चेंज होता ही होता है। लेकिन इसमें हमने देखा कि अगर आप पॉइंट को चेंज करते हैं तब भी आपका डेल्टा चेंज हो जाता है। सो योर डेल्टा इज डिपेंडिंग अपॉन बोथ पॉइंट एंड एप्सिलॉन, ठीक है। तो सम पीपल लाइक टू राइट डेल्टा ऑफ एक्स नॉट एप्सिलॉन, यूं भी लिख देते हैं कि आपका जो डेल्टा है वो एक्स नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे भी डिपेंड कर रहा है, राइट। तो हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे जहन में रखे रहेगा कि हमारा जो डेल्टा है डिपेंडिंग अपॉन बोथ एक्स नॉट एंड एप्सिलॉन, राइट। ओके, अब हम चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग रूल पे आ जाए। हाउ टू फाइंड डेल्टा। स्टेप 1 ये है, आप सॉल्व करें इसको, सॉल्व एफ एक्स माइनस एल मोड लेस देन एप्सिलॉन। आप इसको सॉल्व करेंगे यू आर गेटिंग एक्स बिलोंग टू ए बी, कुछ इस किस्म का ए बी इंटरवल आ जाएगा, एक्स उसको बिलोंग कर रहा है। क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से आपके पास एक इंटरवल ए बी आ जाएगा, राइट। और स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में आप जो है वो दूसरे को सॉल्व करेंगे। स्टेप 2, चूज a value delta such that x plus delta और x minus delta, ये जो आपकी डेल्टा स्टेप बनेगी v डेल्टा ऑफ कोर्स, चलिए आप c कर लें, x की बजाय c कर लें जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स c जो है वो इस ए बी के अंदर से है, चूंकि ऐसे इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिप बनाएंगे c माइनस डेल्टा, c के ऊपर तो आप c क्लस्टर पॉइंट है, c के ऊपर आप लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये होता है whenever 0 लेस देन x माइनस c mod लेस देन डेल्टा, तो आपको ये डेल्टा चूज करना है। तो फाइंड एक इस तरह से v डेल्टा ऑफ c कैलकुलेट करें, ठीक है, विच शुड बी सबसेट ऑफ ए बी, जो ए बी का सबसेट बन जाए, राइट।
और आप क्या करें, वी डेल्टा, आप एक डेल्टा चूज़ करें इस तरह से कि आपकी जो स्ट्रिप बने विद सेंटर एट सी जो है लाई इनसाइड द इंटरवल, वो उसका सबसेट बन जाए, बल्कि ये भी ख़त्म कर दें, प्योरली उसके सेंटर में आ जाए। ये है हमारी टेक्निक। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, यू आर गेटिंग एन इंटरवल, ठीक है। वो इसलिए कि उसकी भी मैं रीज़न बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आपकी ये है, चूँकि पहले आपने ये बना ली, दिस इज योर एप्सिलॉन स्टेप, इट्स योर एप्सिलॉन स्टेप, वी एप्सिलॉन ऑफ एफ एक्स, ये एप्सिलॉन स्टेप है। और यहाँ से जब आप बनाएंगे, ठीक है, तो डेल्टा जब चूज़ करेंगे तो डेल्टा की जो वैल्यूज़ हैं, डेल्टा की वैल्यूज़ ये लेट्स से ये सी है, ये सी प्लस डेल्टा है, ये सी माइनस डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यूज़ हैं यहाँ इसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन को सॉल्व करेंगे, यू आर गेटिंग इंटरवल ए बी, आपके पास कोई इंटरवल ए बी आ जाएगा। फिर आप एक डेल्टा चूज कीजिए, डेल्टा इस तरह से चूज कीजिए कि उसकी जो स्टेप बने वो उस ए बी के अंदर आ जाए, ताकि उसकी वैल्यूज है उसको सेटिस्फाई करें, राइट। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल, इसको एग्जांपल से देखते हैं। क्या करें, एक एग्जांपल ले लें कि प्रूव करें लिमिट x टेंड्स टू 2 fx is equal to 4 where fx is equal to x square when x is not equal to 2 and 1 when x is equal to 2। ये है एग्जांपल। तो जब हम लिमिट की बात करेंगे, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाला केस डिस्कस करेंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये तो वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो आवर टास्क इज टू शो दैट हमने ये शो करना है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट यू नो fx minus 4 mod is less than epsilon whenever 0 less than x minus 2 mod less than delta। ये है हमारी आइडिया। हम ये साबित करना चाहते हैं कि fx minus 4 mod is less than epsilon whenever 0 less than x minus 2 mod less than delta। इसको लिमिट को 4 साबित करना है, तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन ये है। तो हमारा स्टेप क्या है, पहले आप एफ एक्स माइनस 4 मॉड लेस देन एप्सिलॉन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 सॉल्व एफ एक्स माइनस 4 मॉड लेस देन एप्सिलॉन, यू विल गेट, यहाँ से आप देखिए व्हाट इज एफ एक्स, यू नो whenever this, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑफ कोर्स x इज नॉट इक्वल टू की कंडीशन है, तो हमें ये वाला सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 4 मोड लेस देन एप्सिलॉन, राइट। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ, ये तो सिंपल इनइक्वालिटी से इफ एंड ओनली मैं लगा रहा हूँ, इफ एंड ओनली इफ हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस एप्सिलॉन less than x and less than 4 plus epsilon, if and only if 4 minus epsilon square root less than x less than 4 plus epsilon square root। राइट, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ए बी क्या आ गया, so thus fx minus 4 mod is less than epsilon if and only if x belong to 4 minus epsilon square root and 4 plus epsilon square root, you know this is equal to ab। ये हमारा पहला स्टेप था कि आप क्या करें,
इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए और आप एक इंटरवल ए बी चूज कीजिए। फिर अब आप एक डेल्टा चूज कीजिए इस तरह से कि 2 माइनस डेल्टा और 2 प्लस डेल्टा जो है वो इनसाइड आ जाए। फाइनली स्टेप 2, choose a value of delta such that 2 minus delta and 2 plus delta is a subset of AB। लाई AB के अंदर लाई कर जे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा therefore thus we take delta to be the distance from from 2 to the nearer end point of AB, which was 4 minus epsilon and 4 plus epsilon। Look, अगर आप डेल्टा ये ऐसे चूज कर लें, we take delta to be the distance from 2 से इसके नियरेस्ट एंड का जो डिस्टेंस है, ये वही बात है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो ये वही बात है जो हम कह रहे हैं कि अब इसको आप देखिए, हमने अगर इसका ग्राफ बनाए तो ये हमारे पास इस किस्म का है। fx is equal to x square like this, fx is equal to x square। ये हमारा fx is equal to x square का ग्राफ है, राइट। चलिए इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये चल रहा है, उसी किस्म का बना लें आप। fx is equal to x square, चले ड्राइंग मेरी को सही नहीं बनी, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। ये 0 आ गया आपका, ठीक है। अब आपका 2 जो है, here it is 2, ओके। तो अब देखिए 2 जो है, 2 से इधर आएगा हमारा, this is 4 minus epsilon and this is 4 plus epsilon। of course ये 2 से ज़्यादा है, 4 plus epsilon ये 2 से ज़्यादा है, ये 2 से कम है। तो ये तकरीबन आपका इनमें से कौन सा नियर है? यहाँ तो दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन जो नियर है, नियर एंड पॉइंट को आप डेल्टा चूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है ये देखिए, ये हमारा 2 के ऊपर जो है वो आप लिमिट कैलकुलेट करना चाह रहे थे, तो ये हमारी L की लाइन है, राइट। और L प्लस एप्सिलॉन, राइट। ये जो वैल्यू है बेसिकली हमारी यहाँ आ जाएगी, और राइट, और यहाँ ये जो है आपका, ऑफ कोर्स दिस इज L प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये क्या होगा, 2 के ऊपर वैल्यू 4 आती है इसकी, तो ये this value is 4, this is 4, this is 4 plus epsilon,
और फिर इसके ऊपर ये वैल्यू जो है ये दिस इज 4 माइनस एप्सिलॉन, तो ये हमारी एक रेक्टेंगल बन गई। और 2 से इसके नियरर एंड जो है इनको हमने लाइन पे देख लिया। 2 जो है इनमें से जोन सा नियरर है दैट, फर्ज करें ये नियरर है, ये तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो ये हमारा डेल्टा हो जाएगा। तो डेल्टा के कॉरस्पॉन्ड ये हमारी इस तरह से रेक्टेंगल बन जाएगी। सो इट्स वेरी सिंपल, ये जस्ट वर्किंग रूल है, आपको बताने की कोशिश की है कि एफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन को सॉल्व कीजिए, एक इंटरवल आ जाएगा ए बी, और आप क्या करें, आप जो आपका उसके सेंटर में देखिए जो आपका सी जो है, जो क्लस्टर पॉइंट जिसके ऊपर लिमिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो उसमें आ जाएगा। उससे जो नियरर एंड पॉइंट है वो जो डिस्टेंस है उसको आप फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, अगर बड़े से बड़ा आप इससे छोटा भी ले सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि यही तरीका है, लेकिन वो कहता है कि अगर उससे नियर एंड वाले को डेल्टा मान लें तो तब भी जो आपकी जो करस्पॉन्डिंग टू delta neighborhood your values must be in the rectangle, right? क्योंकि यहाँ जो वैल्यूज जो हैं वो देखिए, यहाँ जो वैल्यूज हैं, यहाँ जो वैल्यू है ऑफ कोर्स ये ग्राफ मौजूद है, यहाँ भी ग्राफ मौजूद है। ये कब, जब लिमिट एल मौजूद है, जब लिमिट एल आ जाती है। जब लिमिट एल नहीं आती तो वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी, कहीं ग्राफ आपका टूटा ऊपर गया होगा, कहीं नीचे गया, कहीं उस रेक्टेंगल से बाहर निकला होगा। हम तो तब की बात करते हैं जब लिमिट अवेलेबल है, तो तब उस लिमिट में एल भी आपके पास मौजूद है, एक्स नॉट भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, जिसको हम सी कह रहे हैं, एक्स नेट कह लें, सी भी मौजूद है, ठीक है, एल भी आपका मौजूद है, एफ एक्स भी आपके पास अवेलेबल है, एप्सिलॉन भी आपके पास अवेलेबल है। तब आपने डेल्टा कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करेंगे, एफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन, इसको सॉल्व करके एक्स आपको मिल जाएगा कि एक्स किस नेबरहुड को बिलोंग करता है, वो ए बी है, ए बी इंटरवल आ जाएगा। फिर वहाँ आप देखिए ए बी के अंदर जो है आपका सी कहाँ पे है, और सी जो है जिस ए बी में से जौन सा एंड जो है उसके करीब है उतना अभी आप डेल्टा ले लें, तब भी आपकी डेफिनेशन जो है सर्वाइव कर जाएगी, ठीक है। और अब इसी लिमिट को हम दूसरे तरीक़ों से भी कर सकते हैं, हमारे पास और भी तरीके हैं इसकी लिमिट सॉल्व करने के। वो देखिए वो मैं कैसे सॉल्व करूँगा। ओके, अगर आप देखें कि इफ 0 लेस देन एक्स माइनस 2 मॉड लेस देन डेल्टा, आप ये चूज़ कर लें। तो सबसे पहले तो हमें ये चूज़ करना होता है कि फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव यू 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 कैन चूज़ डेल्टा, ठीक है। तो वो आप ये लिखें कि फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव चूज़ डेल्टा, आगे मैं छोड़ देता हूँ, अब जो मेरी नीड होगी उसके मुताबिक उसको मैं फिल कर लूँगा, राइट। ये खुद ब खुद निकलेगा, मैंने कहा ये खुद ब खुद निकलेगा, ठीक है। तो इफ दिस इज लेस देन डेल्टा, ठीक है, देन एफ एक्स माइनस ऑफ कोर्स 4, ये क्या बनेगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4, दिस इज एक्स माइनस 2, x plus 2, and this is equal to x minus 2 mod and x plus 2 mod, and you know x minus 2 mod less than delta, this is less than delta x plus 2 mod। जो x plus 2 mod है उसके लिए यहाँ देखें, नोट करें कि x mod minus 2 is less than equal to x minus 2 mod होता है, which is less than delta, so x mod is less than 2 plus delta, this is less than delta into 2 plus delta, right। तो आप यहाँ से अब आप डेल्टा को आप ये ले लें, choose delta less than equal to 1 with, जब डेल्टा लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो ये बन जाएगा लेस देन 2 plus 1,
यहाँ भी आप देखिए कि ये जो आपने कैलकुलेशन की थी x मॉड माइनस टू, हमें x प्लस टू मॉड की बात करनी है, सॉरी ये आपका जो है x प्लस टू मॉड जो है वो लेसर इक्वल टू x मॉड प्लस टू मॉड होता है। और फिर एक ये हो गया, इसको नंबर वन कह लेते हैं। अब x मॉड माइनस टू लेसर इक्वल टू x माइनस टू मॉड विच इज लेस देन डेल्टा विच इज लेस देन इक्वल टू वन, राइट, एंड ऑफ कोर्स x मॉड इज लेस देन थ्री। इसको वन में पुट कर दें, पुट इन वन, यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो क्या बनेगा, दोबारा देखें, x प्लस टू मॉड लेसर इक्वल टू x मॉड प्लस टू, इसको नंबर वन, ऑल्सो x मॉड माइनस टू लेसर इक्वल टू x माइनस टू मॉड विच इज लेस देन डेल्टा विच इज लेसर इक्वल टू वन, और x मॉड माइनस टू लेस देन वन और x मॉड लेस देन थ्री, पुट इन वन, इसमें डाल दें तो x प्लस टू मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू, अब चूंकि लेस डाल दिया तो लेस रह जाएगा, लेसर इक्वल टू x मॉड प्लस टू विच इज लेस देन, व्हाट इज x मॉड इज लेस देन थ्री, थ्री प्लस टू विच इज इक्वल टू फाइव, सो x प्लस टू मॉड इज लेस देन फाइव, पुट हियर, राइट, x प्लस टू मॉड लेस देन फाइव, राइट, टू प्लस डेल्टा करने के बजाय यही आप कर दें तो ये लेसर इक्वल टू वन है, दिस इज लेस देन वन, फाइव रह जाएगा, फाइव डेल्टा, ये डेल्टा है, दिस इज फाइव डेल्टा, ये लेसर इक्वल फाइव आ गया, ये डेल्टा आ गया। तो यहाँ डेल्टा अगर हम एप्सिलॉन बाय फाइव चूज कर लें, विद डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय फाइव विच इज इक्वल टू फाइव एप्सिलॉन बाय फाइव which is epsilon. What we have calculated are fx minus 4 mod is less than epsilon whenever this 0 less than x minus 2 mod less than delta. इसका मतलब ये है hence limit x tends to 2 fx is equal to 4। लेकिन ये एक हमने सैम्पल एग्जाम्पल की है, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं और उसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ये हमने एप्सिलॉन पॉजिटिव, हमने कहा था चूज डेल्टा, डेल्टा मैंने लेसर इक्वल टू वन ले लिया, विद डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, वो मैंने यहाँ छोड़ दिया था, ठीक है, वो मैंने कहा था खुद ब खुद जनरेट होगा। तो अब इसको हमने देखा एफ एक्स माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब x माइनस टू, ये तो लेस देन डेल्टा हो गया, इसका मसला था हमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने सॉल्व किया कि x प्लस टू ये होता है, फिर यहाँ से x मॉड जो है अगर इसको उड़ा दिया जाए तो x मॉड माइनस टू लेस देन दिस, लेस देन डेल्टा, लेस इक्वल टू वन, इन x मॉड लेस देन थ्री, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो x प्लस टू मॉड लेस देन फाइव हो गया और उसको उठा के यहाँ डाल दिया तो ये फाइव डेल्टा, और अगर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय फाइव करें तो ये कट जाएंगे, दैट्स व्हाई विद डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय फाइव these are cancelled, so you have the definition fx minus 4 mod less than epsilon whenever this this means that limit x is equal to 4, fx is equal to 4। ये हमने एक एग्जांपल जो है, एक इससे भी आसान एग्जांपल देखिए थोड़ी सी। अच्छा जी, लेट्स से बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू 3, 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। ओके जी, यहाँ से फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव चूज डेल्टा इज इक्वल टू, अभी हम इसको नहीं लिखते क्या चूज किया है, ठीक है, ये खुद ब खुद जनरेट होगा, राइट, such that if fx, if 0 less than x minus 3 mod less than delta,
देन एफ एक्स माइनस दिस इज एल, एक्स माइनस 5, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4x माइनस 7 माइनस 5, ओके, ये क्या बन गया, दिस इज 4x माइनस 12 which is 4 into x minus 3, and you know x minus 3 is less than delta, this is less than 4 delta, और delta epsilon by 4 put कर ले तो हमारी बात बन जाती है, so delta is equal to epsilon by 4, so which is equal to 4 epsilon by 4 कब बोला, whenever 0 less than x minus 3 mod less than delta, so our fx minus 5 mod is less than epsilon whenever 0 less than x minus 3 mod less than delta. So this completes the proof. आप इस तरह से किसी भी सस्पेक्टेड लिमिट को वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह की और एग्जांपल्स के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आप किस तरह से डेल्टा चूज करते हैं। ठीक है जी, आज ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर लिमिट्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।